हेलो बच्चों, मैं मोहन सिंह राजपूत आज की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक का भाग 2 भारतीय इतिहास के कुछ विषय और इसका 5वां अध्याय यात्रियों के नज़रिए से, जिसमें हम भारतीय उपमहाद्वीप में आने वाले विभिन्न यात्रियों के बारे में हम पढ़ रहे थे। और इसी के 5वें अध्याय का भाग 4 एक अपरिचित संसार की समझ, ये भाग आज हम पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं आज की कक्षा। तो देखिए, अल-बिरूनी तथा संस्कृतिवादी परंपराएं। एक विदेशी यात्री था अल-बिरूनी, जिसने किताब लिखी थी किताब उल हिंद, इस नाम से उसने अरबी भाषा में एक ग्रंथ लिखा था। तो उसके बारे में आज की कक्षा में हम थोड़ा जानते हैं। तो देखिए, अल-बिरूनी तथा संस्कृतवादी परंपरा। तो अल-बिरूनी जो अरबी और फारसी भाषाओं का जानकार था, भारत में जब वो आया तो यहाँ पर संस्कृत भाषा ज़्यादा चलती थी, इसलिए उसने भारतीय संस्कृति को समझने के लिए संस्कृत भाषा सीखा और उसका अध्ययन किया। उसके लिए बहुत ही कठिन भाषा थी संस्कृत। तो किस तरह उसने भारतीय संस्कृति को समझने में कौन कौन सी कठिनाइयाँ या कौन कौन सी समस्याओं का उसने सामना किया है, सामना करना पड़ा। तो देखिए, ये सारी चीज़ें हम इसमें समझेंगे। तो विदेशी यात्रियों ने, जो भी विदेशी यात्री थे जिसमें हम अल-बिरूनी की बात कर रहे हैं, तो विदेशी यात्रियों ने उपमहाद्वीप में जो भी देखा, सामान्यतः उसकी तुलना उन्होंने उन प्रथाओं से की जिनसे वो परिचित थे। जब भी कोई विदेशी यात्री यहाँ आते थे या हम भी कहीं अन्य जगह पे घूमने जाते हैं, हम वहाँ कुछ अलग चीज़ देखते हैं, अलग तरह की चीज़ देखते हैं, तो अक्सर उसकी तुलना हम उन चीज़ों से करते हैं जिनको हम जानते हैं। जैसे आगे हम पढ़ेंगे कि एक विदेशी यात्री आया था इब्न बतूता। उसने यहाँ पर नारियल का जो फल देखा, इससे पहले उसने कभी देखा नहीं था। तो नारियल के फल की तुलना उसने मनुष्य के सिर से किस तरह की थी, ये हम आगे देखेंगे भी। तो हम यही कह रहे हैं कि जो विदेशी यात्री होते थे, वो जो भी एक नई चीज, अनूठी चीज देखते थे, तो उसकी तुलना उससे करते थे जिन चीजों से वो परिचित थे। तो देखिए आगे, अल-बिरूनी ने अपने लिए निर्धारित उद्देश्य में निहित समस्याओं से परिचित थे और वो उसके अनुसार समझ में बाधक थे। तो अल-बिरूनी को पता था कि भारतीय संस्कृति और भारतीय समाज को समझने के लिए कई सारी बाधाएं मेरे सामने हैं, क्योंकि पहली बाधा तो यही है कि मैं भारतीयों की जो भाषा है उससे मैं परिचित नहीं हूं। उसकी खुद की अल-बिरूनी की भाषा, अरबी और फारसी भाषा वो जानता था, अन्य भी कई सारी भाषाएं वो जानता था, लेकिन संस्कृत भाषा वो नहीं जानता था। तो पहली समस्या तो भारतीय समाज व संस्कृति को समझने के लिए यही थी उसके सामने, कि एक नई भाषा यहाँ पर बोली जाती थी। फिर वो कहता है कि भारतीय लोग बहुत अभिमानी भी थे, ये भी एक समस्या थी। तो कई सारी और भी समस्याएं क्या थी वो हम देखते हैं आगे। तो देखिए, पहला अवरोध, अल-बिरूनी भारतीय समाज के बारे में जानना चाहता था, तो उसके सामने कौन कौन से अवरोध थे। पहला अवरोध भाषा था। उसके अनुसार, अल-बिरूनी कहता है कि उसके अनुसार, अल-बिरूनी के अनुसार संस्कृत अरबी व फारसी से इतनी भिन्न थी कि विचारों व सिद्धांतों में एक भाषा से दूसरी में अनुवादित करना आसान नहीं था। अल-बिरूनी अरबी व फारसी भाषाएं जानता था, संस्कृत नहीं जानता था। फिर कहता है कि संस्कृत इतनी अलग थी फारसी और अरबी से कि इसका, संस्कृत का, इनमें अनुवाद करना भी बहुत ही मुश्किल था। तो भारतीय समाज व संस्कृति को समझने के लिए अल-बिरूनी के सामने पहला अवरोध था भाषा की समस्या। दूसरा क्या था? धार्मिक अवस्था और प्रथाओं में भिन्नता। दूसरा अवरोध यह था कि भारत में धर्म अलग था, संस्कृति अलग थी, समाज अलग तरह का था। उन प्रथाओं और रीति रिवाजों को अल-बिरूनी समझ नहीं पाता था इतनी आसानी से। तो दूसरा अवरोध था। तीसरा अवरोध क्या बताता है वो? अभिमान। अल-बिरूनी कहता है कि भारतीय लोग बहुत ही घमंडी हैं, बहुत ही अभिमानी है। भारतीय लोगों को लगता है कि उनके जैसा कोई देश नहीं और उनके जैसा कोई धर्म नहीं, ये उनका अभिमान है। उन्होंने भारत से बाहर निकलकर कुछ देखा ही नहीं है और वो इसी अभिमान में हमसे ठीक तरह से बात भी नहीं करते। तो ये भी एक बड़ा अवरोध था। तो अल-बिरूनी ने भारत में कौन कौन से अवरोधों का सामना करना पड़ा? भाषा की समस्या थी, उनका धर्म और संस्कृति बहुत ज्यादा अलग थी भारत वालों की, भारतीयों का अभिमान भी एक बड़ी समस्या थी अल-बिरूनी के सामने। आगे बात करें,
अल-बिरूनी समस्याओं से परिचित होते हुए भी लगभग पूरी तरह से ब्राह्मणों द्वारा रचित कृतियों पर ही आश्रित रहे। तो अल-बिरूनी ने जो भी जाना या अपनी जो किताब थी किताबुल हिंद, उसमें जो भी भारत के बारे में लिखा वो सारी जानकारी उसने उन्हीं ग्रंथों से जुटाई जो भारत में ब्राह्मणों के द्वारा लिखे हुए थे, जो कठिन संस्कृत भाषा में थे। तो अल-बिरूनी ने संस्कृत भाषा का अच्छे से अध्ययन किया, उसको सीखा और फिर उन धर्म ग्रंथों का, ब्राह्मणों द्वारा लिखे हुए ग्रंथों का अध्ययन किया और उनके आधार पर ही अपने ग्रंथ में पूरा भारतीय धर्म और संस्कृति का उसने वर्णन किया है अल-बिरूनी ने। आगे बात करें कि अल-बिरूनी ने भारतीय समाज को समझने के लिए अक्सर वेदों, पुराणों, भगवत गीता, पतंजलि जो एक लेखक थे, पतंजलि की कृतियां, उसने कई सारी किताबें लिखी थी, उनका सहारा लिया और मनुस्मृति से भी कई अंश उद्धृत किए हैं। मतलब इन ग्रंथों को पढ़कर ही उसने भारतीय संस्कृति को समझा और इन ग्रंथों से कई सारी चीजें उठाकर अपनी किताब में उसने शामिल की हैं। आगे बात करें कि अल-बिरूनी की जाति व्यवस्था का वर्णन, कि भारत की जो जाति व्यवस्था, जिसे हम वर्ण व्यवस्था भी कहते थे हमारे ग्रंथों में, ब्राह्मण ग्रंथों में, उसका किस तरह से अल-बिरूनी ने वर्णन किया है। अभी हमने बात की थी कि जो भी नया और अनूठा विदेशी यात्री कहीं दूसरी जगह देखते थे, या अल-बिरूनी ने जो भी नया और अनूठापन भारत में देखा, उसकी तुलना वो अपने क्षेत्र मतलब फारस के क्षेत्र में जो चीजें थी उनसे करता था। तो भारत में जब इसने वर्ण व्यवस्था देखी, ग्रंथों में पढ़ा कि भारत के लोग 4 वर्णों में विभाजित थे, और उम्मीद है बच्चों आपको पता भी होगा वो कौन कौन से 4 वर्ण हमारे प्राचीन ग्रंथों में बताए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो वो जब उनका अध्ययन और उनको समझा अल-बिरूनी ने भारत में, तो उनकी तुलना उससे फारस से कर दी कि फारस में भी लोग 4 समुदायों में विभक्त होते थे। देखिए किस तरह से अन्य समुदायों में प्रतिरूपों की खोज के माध्यम से जाति व्यवस्था को समझने व व्याख्या करने का प्रयास किया है किसने? अल-बिरूनी ने। उसके अनुसार, किसके अनुसार? अल-बिरूनी के अनुसार। उसके अनुसार प्राचीन फारस में 4 सामाजिक वर्गों की मान्यता थी, और ये 4 सामाजिक वर्ग कौन कौन से बताए हैं जो फारस में होता था? अल-बिरूनी ने बताए हैं कौन कौन से? घुड़सवार और शासक वर्ग, भिक्षु, अनुष्ठानिक पुरोहित तथा चिकित्सक। ये वो वर्ग हैं। पहला वर्ग है घुड़सवार या शासक वर्ग। दूसरे वर्ग में ये सब आते थे, भिक्षु, अनुष्ठानिक पुरोहित या कोई वैद्य जी या चिकित्सक होते थे। तीसरे वर्ग में कुछ और विद्वान लोग होते थे, जैसे खगोल शास्त्री तथा अन्य वैज्ञानिक, और चौथा वर्ग बताया है कृषक तथा शिल्पकार। तो इस तरह से अल-बिरूनी ने प्राचीन फारस में 4 वर्ग होते थे ऐसा वर्णन किया है। पहला वर्ग घुड़सवार और शासकों का बताया है, दूसरा भिक्षु, अनुष्ठानिक पुरोहित तथा चिकित्सकों का बताया है, तीसरा है खगोल शास्त्री तथा अन्य वैज्ञानिक, और चौथा है कृषक तथा शिल्पकार। अब देखिए किस तरह भारत में भी उसने 4 वर्णों के बारे में पढ़ा और उनको फारस के 4 वर्गों से उनकी तुलना कर दी। देखिए आगे, उसने यह दिखाने का प्रयास किया कि सामाजिक वर्ग केवल भारत तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि फारस में भी थे। ये दिखा रहा है वो, भारत के वर्गों की 4 वर्णों की तुलना फारस के 4 वर्गों से वो कर रहा है। और क्या दिखा रहा है? उसने यह भी दिखाने का प्रयास किया कि इस्लाम में सभी लोगों को समान माना जाता था, उसमें भिन्नता केवल धार्मिकता के पालन में थी, कि इस्लाम में ऊंच नीच नहीं है। जैसे हिंदू धर्म में जो जाति प्रथा थी, निम्न जातियों को एक तरह से अस्पृश्य या अपवित्र माना जाता था, ये मान्यता इस्लाम में नहीं थी। इस्लाम में जो भेदभाव था वो केवल धर्म के आधार पे था, इस्लाम धर्म को मानने वाले या नहीं मानने वाले, जाति व्यवस्था नहीं थी। जबकि भारत में ये जाति व्यवस्था का रूप ले लेती है आगे वर्ण व्यवस्था। देखिए आगे, जाति व्यवस्था के संबंध में ब्राह्मणवादी व्याख्या को माना। अल-बिरूनी ने ब्राह्मणों की जो व्याख्या थी, ब्राह्मण ग्रंथों में भारत की वर्ण व्यवस्था का जो वर्णन किया गया है, कुछ ऐसा वर्णन किया गया है हमारे ब्राह्मण ग्रंथों में या हमारे वेदों में वर्ण व्यवस्था के बारे में, कि एक विराट पुरुष के शरीर से 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई, उस पुरुष के मस्तक से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई, भुजाओं से क्षत्रिय वर्ण की उत्पत्ति हुई, उसकी जंघाओं से वैश्य की, और चरणों से शूद्र वर्ण की उत्पत्ति हुई, ऐसा माना गया है। यह बात स्वीकार कर ली है अल-बिरूनी ने, लेकिन
अपवित्रता की मान्यता को स्वीकार नहीं किया। ब्राह्मणों की इस मान्यता को अल-बिरूनी ने स्वीकार नहीं किया है कि जो निम्न शूद्र वर्ण है वो अपवित्र हो सकता है। अल-बिरूनी का मानना है कि कोई भी व्यक्ति अपवित्र नहीं हो सकता, जिसने यहां जन्म लिया है सभी पवित्र हैं। तो देखिए, वह जाति व्यवस्था में सन्निहित अपवित्रता की अवधारणा को प्रकृति के नियमों के विरुद्ध मानता था। कौन? अल-बिरूनी। अब देखिए, वर्ण व्यवस्था जो भारतीय ग्रंथों में दी हुई है, जिसका वर्णन अपने ग्रंथ अल-बिरूनी ने भी अपने ग्रंथ में किया है। अल-बिरूनी ने जो ग्रंथ लिखा अरबी भाषा में, उसका क्या नाम था? किताब उल हिंद। उसमें ऐसा कैसा वर्णन दिया है? अल-बिरूनी ने भारतीय वर्ण व्यवस्था का वर्णन निम्नानुसार किया है। पहला और सर्वोच्च वर्ण किसे माना गया है? ब्राह्मण को। ब्राह्मण, अल-बिरूनी के अनुसार ब्राह्मण सर्वोच्च वर्ण था। उत्पत्ति आदि देव ब्रह्मा के मुख से या मस्तक से मानी जाती है। इनकी मुख का स्थान सबसे उच्च माना गया है और इसी कारण हिंदू जाति में सबसे उच्च स्थान किसको दिया गया है? ब्राह्मण को दिया गया है। ऐसा किसने लिखा है? अल-बिरूनी ने। और ऐसा कैसा हमारे ब्राह्मण ग्रंथों में भी लिखा हुआ है। दूसरे वर्ण की बात करें, वो है क्षत्रिय। क्षत्रियों की उत्पत्ति आदि देव ब्रह्मा के कंधों व हाथों से मानी जाती है। मुख के बाद द्वितीय स्थान कंधों या बाहों का है और वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मणों के बाद द्वितीय स्थान पर किसको रखा गया है? क्षत्रिय को ही रखा गया है। इनके अलग अलग कार्य भी होते थे, ये कभी हम विस्तार से पढ़ेंगे किताबों में। वैश्य, वैश्य वर्ण की उत्पत्ति आदि देव ब्रह्मा के उदर या जंघा, उदर मतलब पेट या जंघा से मानी जाती है। किसकी? वैश्य वर्ण की उत्पत्ति। तो ये तीसरा वर्ण हो गया। और सबसे निम्न वर्ण किसको माना गया है? शूद्र को, क्योंकि शूद्र वर्ण की उत्पत्ति आदि देव ब्रह्मा के चरणों से मानी जाती है। चरणों से ये पैदा हुए माने जाते हैं, इसलिए इन्हें निम्न स्थान दिया गया है। वर्ण व्यवस्था में अंतिम चतुर्थ स्थान किसको दिया गया है? शूद्र को ही दिया गया है। तो ठीक है, ये सब अल-बिरूनी ने स्वीकार कर लिया, लेकिन शूद्र को अपवित्र माना जाता था, ये मान्यता अल-बिरूनी ने स्वीकार नहीं की है। आगे बात करें, अल-बिरूनी वैश्य व शूद्रों के मध्य अधिक अंतर नहीं मानता था। उसका मानना था वैश्य और शूद्रों में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। यद्यपि वर्ग भेद था, फिर भी सभी लोग एक साथ गांव या शहर में समरसता के साथ रहते थे। अल-बिरूनी कहता है कि मैंने देखा कि भारत में इस तरह से वर्ण बनाए गए हैं, वर्ग भेद है, लेकिन गांव या शहर में सभी मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे के काम आते हैं। ठीक है, ब्राह्मण भी जाता है अपने धार्मिक अनुष्ठान करने अन्य वर्णों के घर पे, और अन्य वर्ण भी अपने उच्च वर्णों को सेवाएं प्रदान करते हैं। तो इस तरह से मिलजुल के वो काम करते हैं। जाति व्यवस्था के विषय में अल-बिरूनी का विवरण उसके नियामक संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से गहनता से प्रभावित था, क्योंकि अल-बिरूनी ने संस्कृत ब्राह्मण ग्रंथों का अध्ययन किया और उन्हीं से प्रभावित होकर इसी तरह से वर्ण व्यवस्था उसने लिख दी है। इन ग्रंथों में ब्राह्मणों के दृष्टिकोण से जाति प्रथा को संचारित करने वाले नियमों का भी प्रतिपादन किया गया था। आगे बात करें कि वास्तविक जीवन में यह व्यवस्था इतनी कठोर नहीं थी। समाज में सबसे निम्न, जिसे अंत्यज श्रेणी भी कहेंगे, निम्न श्रेणी से अपेक्षा की जाती थी कि वह किसानों व जमींदारों को सस्ता श्रम उपलब्ध कराए। सबसे निम्न कौन से थे? शूद्र। और शूद्र वर्ण से ये अपेक्षा की जाती थी कि वो अन्य वर्णों को, अपने ऊंचे वाले वर्ण जिनमें किसान भी होते थे, वैश्यों में जमींदार भी होते थे, उनके यहाँ मजदूरी करने जाए और उनको सस्ता श्रम उपलब्ध करवाएं, ये अपेक्षा की जाती थी निम्न वर्ण से या अंत्यज श्रेणियों से। अर्थात इस वर्ग को भी आर्थिक तंत्र में स्थान दिया ही गया था। आगे बात करें, इब्न बतूता तथा अनजाने को जानने की उत्कंठा। हमारे दूसरे विदेशी यात्री जो भारत भ्रमण पे आए थे 14वीं शताब्दी में, उनका नाम था इब्न बतूता और इन्होंने जो किताब लिखी थी उसका नाम था रहला। तो इन्होंने जो भी अनजाना अलग अलग चीजें भारत में देखी, उसको जानने की उत्कंठा, किस तरह उन चीजों को जाना, ये हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए, 14वीं शताब्दी में इब्न बतूता भारत आए थे, मोरक्को से आए थे, अफ्रीका में, वहां से भारत आए थे 14वीं शताब्दी में। तब तक, उस समय तक जब ये 14वीं शताब्दी में भारत आए, तब तक पूरा उपमहाद्वीप वैश्विक संचार तंत्र का हिस्सा बन चुका था। पूरा भारतीय उपमहाद्वीप जुड़ चुका था, मतलब दिल्ली से काबुल तक आराम से लोग आ जा सकते थे, ऐसी सुविधाएं बन चुकी थी।
इब्न बतूता ने स्वयं क्षेत्रों की यात्राएं की। जो इब्न बतूता विद्वान आदमी थे, लेकिन इनका विश्वास था कि किताबी ज्ञान की बजाय खुद भ्रमण करके, खुद चीजों को देख के जो ज्ञान प्राप्त होता है वो अच्छा है। इसलिए इन्होंने खुद यात्राएं कर करके ज्ञान अर्जित किया। पवित्र पूजा स्थलों को इन्होंने देखा, बहुत सारी जगह पूजा स्थलों को देखा, इन्होंने भ्रमण किया। कई बार ये काजी के पद पर भी रहे, दिल्ली में ये काजी के पद पर भी रहे, और कई देशों में विद्वान थे, इसलिए सम्मानित किया जाता था जब जहां भी ये जाते थे, और इन्हें अक्सर काजी के पद पर भी नियुक्त किया जाता था। शहरी केंद्रों की विश्ववादी संस्कृति का उपयोग किया। जो विश्ववादी संस्कृति होती थी, शहरों में सभी धर्मों के लोग रहते थे, सभी तरह की भाषाएं बोली जाती थी, ऐसी संस्कृतियों को भी इन्होंने देखा। जहां अरबी, फारसी, तुर्की व अन्य भाषाएं बोलने वाले विचारों, सूचनाओं तथा उपाख्यानों का आदान प्रदान करते थे, बस इसी संस्कृति को क्या कहेंगे, विश्ववादी संस्कृति। इसको भी देखा इब्न बतूता ने। लेखकों ने जो भी कुछ अपरिचित था उसे विशेष रूप से रेखांकित किया। इब्न बतूता या अन्य लेखक जो होते थे, वो जब कहीं भी यात्रा पे जाते थे तो बहुत ही अपरिचित चीज या नई चीज, अनूठी चीज जब वो देखते थे तो उसका वर्णन वो अपनी किताब में जरूर करते थे, ताकि उनके लेखक प्रभावित हों, उसको पढ़ के उन्हें कुछ नई जानकारी मिले। देखिए आगे, ऐसा लेखन नई चीजों का लेखन क्यों किया जाता था विशेष रूप से? ऐसा इसलिए कि जो श्रोता होता था, किताब को सुनने वाला या पढ़ने वाला श्रोता अथवा पाठक को सुदूर एवं सुगम्य देशों के वृतांतों से पूरी तरह प्रभावित करने हेतु लिखा जाता था, ताकि वो समझ सके दूसरे देशों के बारे में, और श्रोता या पाठकों को ज्यादा रोमांचित हो सके उसको पढ़ के। ऐसा इसलिए ये करते थे लेखक। जैसे मानव सिर जैसा गिरीदार फल, जो इब्न बतूता है उसने भारत में नारियल देखा। इससे पहले उसने नारियल नहीं देखा था, उसके क्षेत्र में नारियल नहीं होते थे जहां से वो आया था। इसलिए भारत में जब उसने नारियल का फल देखा तो ये उसके लिए एक नया और अनूठा था, और इसका किस तरह रोचकतापूर्ण उसने वर्णन किया है। तो देखिए, वो कहता है कि नारियल के बारे में कि मानव के सिर जैसा गिरीदार फल है ये। तो देखिए, नारियल का वर्णन इब्न बतूता इस प्रकार करता है। ये वृक्ष स्वरूप से बहुत अनोखे तथा प्रकृति में सबसे विस्मयकारी वृक्षों में से एक थे। हूबहू खजूर के वृक्ष जैसे दिखते थे। उसके क्षेत्र में नारियल के वृक्ष नहीं होते थे लंबे से, लेकिन खजूर के वृक्ष होते थे जो लगभग नारियल जैसे ही लंबे होते थे। तो कहता है कि लगभग खजूर के वृक्ष जैसे ये वृक्ष वहां पर होते थे भारत में। इसमें कोई अंतर नहीं है खजूर के और नारियल के वृक्ष में, सिवाय एक अपवाद के। एक से काष्ठफल प्राप्त होता है और दूसरे से खजूर। कहते हैं कि खजूर के वृक्ष और नारियल के वृक्ष में कोई अंतर नहीं है। हमने बताया ना कि कोई नई चीज देखते हैं तो उसकी तुलना ये किसी परिचित चीज से करते हैं। ये खजूर के पेड़ से तो परिचित था, लेकिन नारियल के पेड़ से परिचित नहीं था। तो नारियल के पेड़ का तुलना या वर्णन किस तरह से कर रहा है खजूर के, कि मैंने ऐसा पेड़ देखा भारत में जो अनूठा है लेकिन बिल्कुल खजूर के वृक्ष से मिलता जुलता है। अंतर सिर्फ यह है कि खजूर के पेड़ से खजूर मिलते हैं, जबकि नारियल के पेड़ से काष्ठफल मिलता है, जो मानव के सिर जैसा गिरीदार फल है। आगे कहता है कि नारियल के वृक्ष का फल मानव सिर से मेल खाता है, क्योंकि इसमें भी मानो 2 आंखें तथा एक मुख है, और अंदर का भाग हरा होने पर मस्तिष्क जैसा दिखता है, और इससे जुड़ा रेशा बालों जैसा दिखाई देता है। वो इससे रस्सी बनाते हैं। लोहे की कीलों के प्रयोग के बजाय इससे जहाज को सीलते हैं। वे इससे बर्तनों के लिए रस्सी भी बनाते हैं। कहते हैं कि फल को तो खा लेते हैं, बाकी जो बाल जैसी चीजें होती है इसके ऊपर, उससे वो रस्सियां बनाते हैं। तो नारियल के जो जूट एक तरह से होता है रेशा, उससे रस्सियां बनाते हैं और उनसे जहाजों को सीला जाता है, मतलब जहाजों को बांधने के वो काम आती हैं रस्सियां। तो इस प्रकार से नारियल का वर्णन किया है इब्न बतूता ने। आगे बात करें इब्न बतूता और भारतीय शहर। भारतीय शहरों का वर्णन किया है
इब्न बतूता ने दिल्ली शहर को भारत का सबसे बड़ा शहर बताया है और दिल्ली का मुकाबला करने वाला एक और शहर जो भारत में था उसको बताया है दौलताबाद, कि दिल्ली और दौलताबाद बराबर के बड़े शहर थे। तो देखिए किस तरह वो भारतीय शहरों का वर्णन करता है इब्न बतूता। इब्न बतूता ने उपमहाद्वीप के शहरों को उन लोगों के लिए व्यापक अवसरों से भरपूर पाया जिनके पास इच्छा, साधन व कौशल था। खूब सारी जनसंख्या शहरों में रहती थी, तो बस उन लोगों के लिए भरपूर अवसर थे यहाँ पर जिनके पास काम करने की इच्छा थी, साधन थे, जिनमें कौशल भी था कुछ नई चीजें, कलाकृतियां बनाने का। ये शहर घनी आबादी वाले व समृद्ध थे। युद्धों आदि से ये शहर प्रभावित होते थे। युद्ध होते थे तो अक्सर शहर उजड़ जाते थे। अधिकांश शहरों में भीड़ भाड़ वाली सड़कें होती थी, चमक दमक वाले रंगीन बाजार होते थे और जो विविध वस्तुओं से भरे होते थे। इस तरह से वर्णन कर रहा है भारतीय शहरों और बाजारों का इब्न बतूता। आगे क्या वर्णन किया है? इब्न बतूता दिल्ली को सबसे बड़ा शहर बताता है जिसकी आबादी विशाल थी, बहुत सारी आबादी रहती थी। फिर कहता है कि महाराष्ट्र में भी एक शहर था जिसका नाम था दौलताबाद, भी आकार में दिल्ली को चुनौती देता था, मतलब दिल्ली जितना बड़ा ही ये शहर भी था, लेकिन सबसे बड़ा कौन था? दिल्ली शहर को बताया है। बाजार आर्थिक विनिमय के स्थान ही नहीं थे बल्कि सामाजिक व आर्थिक गतिविधियों के केंद्र भी थे। अधिकांश बाजारों में एक मंदिर व मस्जिद भी होते थे। फिर कहता है इब्न बतूता भारतीय कृषि को अधिक उत्पादनकारी मानते थे। भारतीय कृषि के बारे में भी वर्णन किया है। कहता है कि भारतीय कृषि बहुत ही उत्पादनकारी है। और क्यों है, कारण क्या है? कहता है कि मिट्टी बहुत उपजाऊ है और किसान वर्ष में 2 फसलें यहाँ पर पैदा कर लेते हैं। एक फसल नहीं बल्कि वर्ष में 2 फसलें तक भी पैदा कर लेते थे उस समय। अब तो 2 से भी ज्यादा पैदा कर लेते हैं क्योंकि कृत्रिम सिंचाई के साधन अब विकसित हो गए हैं। उपमहाद्वीप का व्यापार एशियाई तंत्र में भली भांति जुड़ा था और भारतीय माल की मध्य तथा दक्षिणी पूर्व एशिया दोनों में बहुत मांग थी, जिससे शिल्पकारों तथा व्यापारियों को भारी मुनाफा होता था। कहते हैं कि भारत में जो पैदा होता था या यहाँ के कलाकार जो अच्छी कलाकृतियां बनाते थे उनकी अन्य देशों में खास करके दक्षिणी पूर्वी एशिया और मध्य एशिया में विशेष मांग थी और इससे भारतीयों को अच्छा खासा मुनाफा होता था अपनी चीजों को उनको बेचकर। आगे कहता है कि निर्यात की वस्तुएं क्या क्या थी, क्या क्या चीजें थी जिनकी विदेशों में अच्छी मांग थी और भारतीय लोग जिनका निर्यात करके अच्छा मुनाफा कमाते थे। तो वो चीजें थी, भारतीय कपड़ों की विशेष मांग थी, विशेष रूप से सूती कपड़ा और महीन मलमल, रेशम, जरी और साटन, ये सब कपड़े की किस्में हैं जो भारत में बनती थी, विदेशों में निर्यात करके मुनाफा कमाते थे हम लोग। कहते हैं कि जो महीन मतलब बारीक रेशम है, महीन रेशम की कुछ किस्में तो बहुत ही महंगी होती थी जिसे अमीर वर्ग ही पहन सकता था, गरीब के बस की बात नहीं थी। ये भी भारत में बनती थी और भारतीय लोग विदेशों में बेचते थे। अब दिल्ली शहर का वर्णन किस तरह से किया है? इब्न बतूता ने दिल्ली शहर का वर्णन किया है और किस तरह उसने दिल्ली शहर का वर्णन किया है देखिए। तात्कालिक ग्रंथों में दिल्ली को देहली नाम से उद्धृत किया गया है। मतलब उस समय के 14वीं शताब्दी 15वीं शताब्दी के जो ग्रंथ होते थे या उस समय दिल्ली शहर को देहली कहा जाता था। आजकल दिल्ली कहते हैं, उस समय देहली कहते थे। दिल्ली बड़े क्षेत्र में फैला घनी आबादी वाला शहर था, इब्न बतूता ने लिखा है। शहर के चारों ओर बड़ी प्राचीर अतुलनीय थी। शहर के चारों तरफ बड़ी दीवार थी शहर की सुरक्षा के लिए, ताकि आक्रमणकारी यहां हमला न कर सकें। दीवार की चौड़ाई 11 हाथ, एक हाथ में 20 इंच होते हैं, तो लगभग 17.6 फीट दीवार की चौड़ाई थी जो चारों तरफ बनी हुई थी। इतनी मजबूत दीवार बनी हुई थी। दीवार में रात्रि के पहरे द्वार तथा द्वारपालों के कक्ष थे। इतनी चौड़ी दीवार थी कि दीवार के अंदर ही कमरे बने हुए थे। उन कमरों में सैनिक रहते थे जो रात में पहरेदारी का कार्य करते थे। फिर कहता है कि प्राचीर के अंदर ही भंडार गृह थे जिनमें अनाज भर दिया जाता था, जिसमें खाद्य सामग्री, हथियार, बारूद आदि सामग्री के भंडार होते थे दीवार के अंदर ही। प्राचीर के भीतर सैनिक व घुड़सवार आया जाया करते थे। जो प्राचीर थी, दीवार थी, उसके अंदर जो शहर था, शहर के अंदर भी
घुड़सवार सैनिक आया जाया करते थे, मतलब निगरानी रखते थे शहर के अंदर। प्राचीर में खिड़कियां थी जो शहर की ओर खुलती थी और उनसे प्रकाश अंदर आता था। प्राचीर का निचला भाग पत्थर से और उपला भाग ईंटों से बना होता था। पत्थर से इसलिए कि नीचे से नींव मजबूत रहे, इसलिए नीचे का भाग पत्थर से और ऊपर का भाग ईंटों से बना होता था। इसमें कई मीनारें होती थी, दीवार के अंदर कई सारी ऊंची मीनारें भी होती थी। 20 द्वार थे जिन्हें दरवाजा कहते थे। आने जाने के लिए दीवार के अंदर 28 द्वार थे। आने जाने के लिए 28 द्वार थे। बदायूं दरवाजा सबसे विशाल था। एक बदायूं जो शहर है उत्तर प्रदेश का, उस तरफ जो दरवाजा खुलता था उसे कह दिया बदायूं दरवाजा, और वो सबसे बड़ा दरवाजा था सभी 28 दरवाजों में से। मांडवी दरवाजे में अनाज मंडी थी और गुल दरवाजों में फूलों का, एक गुल दरवाजा था उसमें फूलों का बगीचा था। शहर में एक बेहतरीन कब्रगाह थी जिसमें कई कब्रों पर गुंबद थे, जहां गुंबद नहीं थी वहां मेहराब बने हुए थे। कब्रगाह में कंदाकार में चमेली या जंगली गुलाब उगाए जाते थे, जहां सभी मौसमों में फूल खिलते थे। तो इस तरह से दिल्ली शहर का वर्णन किया है इब्न बतूता ने। और ये आप देख रहे हैं उस समय की दिल्ली शहर का एक चित्र। ये प्राचीर है जो शायद अब खंडर हो चुकी है। तो बस्ती की किलेबंदी की दीवार का एक हिस्सा आप देख सकते हैं। इस तरह की प्राचीर होती थी दिल्ली के चारों तरफ उस समय, जिसे देहली कहा जाता था, और उसी का वर्णन इब्न बतूता ने किया है जो अभी हमने देखा। आगे देखिए बच्चों, संचार की अनूठी व्यवस्था इब्न बतूता के अनुसार। इब्न बतूता सबसे ज्यादा जिस चीज से प्रभावित हुआ वो थी संचार व्यवस्था। सूचना भेजने की प्रणाली जो होती थी वो किस तरह की थी। आज तो हम मोबाइल से संचार, मोबाइल का उपयोग करते हैं, मोबाइल से टेक्स्ट मैसेज भेज देते हैं, बात कर लेते हैं। उस समय चिट्ठियां भेजी जाती थी, तो वो किस तरह से भेजी जाती थी। तो एक संचार व्यवस्था का किस तरह वर्णन किया है उसने, देखिए। तो देखो, इब्न बतूता डाक प्रणाली की कार्य कुशलता से विशेष प्रभावित था। व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य विशेष प्रयास करता था और लगभग सभी मार्गों पर सराय व विश्राम गृह बने हुए थे, ताकि व्यापारी जब आए जाएं, अक्सर पैदल ही आते जाते थे या बैलगाड़ियों में आते जाते थे। व्यापारी अपना सामान भर के जाते थे, कहीं चले थोड़ी दूर, मान लो दिल्ली से काबुल जब जाते थे तो कई दिनों का सफर तय होता था, मतलब कई दिनों में वो सफर पूरा होता था। तो जो मार्ग होते थे उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाते थे ताकि व्यापारियों का माल चोरी ना हो, और ठहरने के लिए सराय या धर्मशालाएं भी बनवाई जाती थी राज्य की तरफ से। ऐसा वर्णन दिया है इब्न बतूता ने। इस व्यवस्था से व्यापारियों को सूचना भेजना, उधार प्रेषित करना या अल्प सूचना पर माल भेजना सुविधाजनक हो गया था। माल भेजना है, एक सूचना भेज दी, दिल्ली से काबुल कितना माल चाहिए, काबुल से दिल्ली कितना माल चाहिए, हमें एक सूचना भेजी और तुरंत माल रवाना कर दिया यहाँ से। तो ये जो सूचना भेजी जाती थी, चिट्ठी भेजी जाती थी, इसकी एक विशेष व्यवस्था की हुई थी जिसको संचार व्यवस्था कहेंगे। और उसी से इब्न बतूता बड़ा प्रभावित था। और किस तरह भारतीय संचार व्यवस्था का वर्णन करता है इब्न बतूता, तो देखिए, सिंध जो क्षेत्र है, सिंध से दिल्ली की यात्रा में 50 दिन लगते थे जब पैदल पैदल चलते थे, जबकि सुल्तान को सूचना इस डाक व्यवस्था से 5 दिन में ही मिल जाती थी। पैदल चलेगा कोई आदमी सिंध से दिल्ली के लिए तो 50 दिन लग जाते थे दिल्ली पहुंचने में। लेकिन अगर संचार प्रणाली के द्वारा कोई सूचना सिंध से दिल्ली भेजनी है तो संचार प्रणाली जो सुल्तान ने स्थापित कर रखी थी उससे केवल 5 दिन में सूचना दिल्ली पहुंचाई जा सकती थी, सिंध से दिल्ली। अब ये किस तरह से होता था ये संचार प्रणाली, तो देखिए, डाक व्यवस्था घोड़े पर और पैदल, ये इस तरह से होता था। सिंध और सिंध से दिल्ली कोई आदमी अगर चल के जाएगा, कुछ दूर चलेगा, फिर वो थक जाएगा, रात हो जाएगी, वो आराम भी करेगा। तो इस तरह से थकने के बाद आराम करते हुए जब वो चलेगा तो उसको ज्यादा समय लगेगा। या कहें कि घोड़े पे भी कोई सूचना लेके घोड़े को दौड़ाता हुआ जाएगा दिल्ली की तरफ, तो घोड़े कुछ दूर दौड़ेगा, बाद में वो थकेगा, 2-4 घंटे बाद घोड़ा थक जाएगा, उसे आराम चाहिए। तो आराम चाहिए तो टाइम खराब होगा, जब घोड़ा वापस से उसकी थकान खत्म हो जाएगी तो फिर दौड़ेगा। इसलिए
ये जो आराम का समय था, इसे बचाने के लिए सुल्तान ने कुछ ऐसी व्यवस्था की हुई थी कि एक व्यक्ति पैदल दौड़ेगा, एक लकड़ी लेके, और उस लकड़ी में घंटी बंधी होती थी। वो मान लो पैदल दौड़ेगा, जितनी दूर वो दौड़ सकता है उतनी दूर तक दौड़ेगा। यहां तक वो दौड़ के गया, यहां उसे एक दूसरा व्यक्ति मिलेगा, घंटी यंत्र और लकड़ी लिए हुए, वो अपना पत्र उसे दे देगा, आगे वो दौड़ेगा, फिर दूसरा, ये तीसरा, इस तरह से सूचना दिल्ली तक पहुंचाई जाती थी। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, इब्न बतूता ने डाक व्यवस्था का वर्णन निम्नानुसार किया है। समझने की कोशिश करना बच्चों। अश्व डाक व्यवस्था, घोड़े वाली डाक व्यवस्था, इसको क्या कहते थे, उलुक नाम दिया। प्रत्येक 4 मील पर स्थापित होती थी। एक घुड़सवार 4 मील तक ही संदेश पहुंचाता था। 4 मील पे दूसरा घुड़सवार मिलता था, फिर उस संदेश को लेके वो आगे 4 मील तक पहुंचाता था। राजकीय घोड़ों द्वारा ये चलती थी। दूसरी है पैदल डाक व्यवस्था। ये ज्यादा प्रभावित इसी से हुआ इब्न बतूता, क्योंकि थोड़ी सस्ती भी थी घोड़े वाली डाक व्यवस्था के मुकाबले। ये इसमें प्रति मील 3 अवस्थान होते थे। एक मील में 3 जगह बदल दिए जाते थे संदेश भेजने वाले, तो प्रति मील 3 अवस्थान होते थे, जिसे क्या कहते थे, दाबा कहा जाता था। अवस्थान को क्या कहते थे, रुकने के स्थान को दाबा कहा जाता था। और यह 1 मील का 1/3 होता था। 1 मील में 3 होंगे तो 1 मील का 1/3 क्या कहलाएगा, दाबा। प्रत्येक 3 मील पर एक घनी आबादी का गांव था, जिसके 3 मंडप होते थे, जिसमें लोग कार्य प्रारंभ के लिए तैयार रहते थे। प्रत्येक के हाथ में 2 हाथ लंबी छड़ी होती थी। प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में 2 हाथ लंबी छड़ी होती थी, जिसके ऊपर तांबे की घंटी लगी होती थी, क्योंकि एक व्यक्ति 1 मील का 1/3 ही दौड़ता था। वो दौड़ता हुआ आएगा, और जैसे ही वो अपने, जहां पर वो अपनी दौड़ खत्म करेगा, वहां पर दूसरा व्यक्ति उसे बैठा मिलेगा आगे उस संदेश को लेके दौड़ने के लिए। तो वो घंटी बजाता हुआ आएगा, घंटी की आवाज सुन के अगला व्यक्ति तैयार हो जाएगा, वो तुरंत संदेश लेगा उसके हाथ से, फिर वो दौड़ लगाएगा पूरी क्षमता से। तो इस तरह ये डाक व्यवस्था चलती थी। संदेश वाहक जब यात्रा प्रारंभ करता था तो एक हाथ में पत्र व दूसरे हाथ में घंटियों वाली छड़ी लिए अपनी क्षमता अनुसार दौड़ता था। मंडप के लोग, मंडप बने होते थे, वहां पर दूसरा संदेश वाहक बैठा होता था तैयार संदेश के इंतजार में। तो मंडप के लोग घंटियों की आवाज से सतर्क हो जाते थे और संदेश वाहक से पत्र ले अगले दावा तक वो दौड़ता था। और यही क्रम चलता रहता था पूरा सिंध से दिल्ली तक, या जहां पर संदेश पहुंचाना होता था वहां तक जाने के लिए। इब्न बतूता ने पैदल डाक व्यवस्था को अश्व डाक व्यवस्था से तीव्र बताया है, कि पैदल वाली ज्यादा अच्छी थी डाक व्यवस्था, ऐसा इब्न बतूता ने बताया है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आज की कक्षा आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।